नमस्कार। मैं धीरेंद्र सर अपने YouTube चैनल पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, बहुत विद्यार्थियों की डिमांड हो रही थी कि सर अब आप ग्रामर थोड़ा पढ़ाइए। निश्चित रूप से हम सब कोई जानते हैं कि अंग्रेजी की जब हम बात करते हैं तो अंग्रेजी पहले एक लैंग्वेज है, भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। और प्यारे बच्चों में बता दूं कि लैंग्वेज के 4 स्किल होते हैं। स्किल का मतलब कौशल, क्वालिटी। और जब हम भाषा सीखने की बात करते हैं तो आप याद रखोगे ये 4 स्किल होता है, LSRW। मेरे ख्याल से आप समझते होंगे। L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग, W मीन्स राइटिंग। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब हम भाषा सीखने की बात करते हैं तो ये हमारे अंदर ये 4 स्किल होनी चाहिए। और इसी के अंदर फिर आता है ग्रामर। तो चलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को ग्रामर की ओर ले चलता हूं, अंग्रेजी सिखाने की ओर ले चलता हूं। ग्रामर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन जिन छात्रों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये किसी क्लास के लिए बैरियर नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी सीखना ये किसी क्लास तक सीमित नहीं है। एनी स्टूडेंट हु डजंट नो इंग्लिश, he or she can learn English from here। कोई भी विद्यार्थी जिसे अंग्रेजी नहीं आती है वो अंग्रेजी सीखने का काम करेंगे। और मैं बता दूं कि यह जो वीडियो है ये क्लास 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो एमए में भी जाकर के अंग्रेजी सीखते हैं। तो कोई भी मेरी इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और अंग्रेजी सीखने के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। बच्चों में बता दूं, हर किसी विद्यार्थी का एक शौक होता है और जरूरत भी होता है कि हम अंग्रेजी सीखें। मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि कोई भी विद्यार्थी या इंसान आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक युग में वही सफल हो सकता है जिनके पास 2 फ्रेंड हो। बिना इस 2 दोस्त के आप लाइफ में सक्सीड नहीं कर सकते। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 2 फ्रेंड का मतलब फर्स्ट इंग्लिश एंड सेकेंड कंप्यूटर। आज के एज में आप कंप्यूटर के बिना भी आप अपने लाइफ में सक्सीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि कंप्यूटर के सीखने का भी पहला जो स्टेज है वो इंग्लिश, अंग्रेजी। यानी यू कैन नॉट फील बेटर एनीवेयर इफ यू डोंट नो इंग्लिश। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना ही विद्वान क्यों ना हो, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, एवरीवेयर यू फील मेनी प्रॉब्लम्स। आपको बहुत जगह बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों ने बहुत सारे टीचर से अंग्रेजी सीखने का काम किया होगा और बहुत लोग सीखे भी होंगे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को यह लगता होगा कि भाई अंग्रेजी फिर भी हम सीख नहीं पाते। बच्चों एक चीज बता दूं कि लर्निंग इज फन, सीखना मजा है। जब तक आप सीखने को एंजॉय नहीं करोगे
जब तक आपको कोई चीज सीखने में मजा नहीं आएगा तब तक आप उस काम को नहीं करोगे और उसमें आप मन नहीं लगाओगे। तो मैं भी प्रायः देखता हूं जब कोई टीचर अंग्रेजी पढ़ाने की बात करता है, सिखाने की बात करता है, तो टेंस, आर्टिकल वगैरह वगैरह से स्टार्ट करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे बच्चों, मैं वीडियो को बना रहा हूं यह ध्यान में रख करके कि यू आर जीरो इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बिल्कुल जीरो, यू हैव नथिंग इन इंग्लिश। आपके पास अंग्रेजी में कुछ नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई वैसा भी छात्र जिसे अभी तक अंग्रेजी नहीं आई है, आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें। अब मैं आपको सीरीज वाइज, पार्ट वाइज ग्रामर का वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे वीडियो को बढ़िया से वॉच करें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मजा भी आएगा और आप अंग्रेजी सीखना शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको ले चलता हूं इंग्लिश सिखाने की ओर। एक चीज मैं पहले बता दूं कि मैं जब अंग्रेजी सिखाता हूं तो मैं डिफिनेशन, परिभाषा, इस सब का लोड में विद्यार्थियों को नहीं देता हूं, क्योंकि जब परिभाषा की बात आ जाती है, डिफिनेशन की बात आ जाती है तो विद्यार्थी हेजिटेट करने लगते हैं, उसको याद करने में डर लगता है। नो, मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। आप समझ विकसित करिए, डिफिनेशन अपने आप बनाने लगोगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अंग्रेजी की शुरुआत से। मैंने पहला ही लाइन लिखा है, इंग्लिश की शुरुआत अल्फाबेट यानी A to Z से होता है। मुझे लगता है इसके नीचे मैं जा भी नहीं सकता हूं और इसके नीचे शायद कुछ होता भी नहीं। यानी जैसे हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो हमारे मन में पहला जो शुरुआत है वो लेटर यानी अल्फाबेट A to Z आता है। और निश्चित रूप से जो भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपको ABCD आती है। आप जानते हो कि ABCD जो अल्फाबेट है यानी A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट। वी कैन डिवाइड अल्फाबेट इन टू पार्ट्स, वन इज वोवेल एंड सेकेंड इज कॉन्सोनेंट। थोड़ी सी मैं अंग्रेजी की बीच बीच में यूज करूंगा, आप लोग घबराए नहीं, बिल्कुल बिगिनर्स मुझसे जुड़े। यानी अल्फाबेट को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, पहला होगा वोवेल और दूसरा होगा कॉन्सोनेंट। बच्चों आप इतना तो जरूर जानते हो कि वोवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अभी मैं इस वीडियो में मैक्सिमम वही बातें करूंगा जो आप जानते हो, लेकिन मैं शुरुआत वहां से करना चाहता हूं कि आपका पीछे का कुछ छूटे नहीं। तो आप ये जानते हो कि वोवेल 5 हो गए। अब आ गया कॉन्सोनेंट्स। 5 के अलावा जो हमारे 21 लेटर जो बच गए, क्योंकि आप जानते हो एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं, तो 5 वोवेल हो गया, तो बाकी रेस्ट जो बच गया ये मान लेंगे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट आप हिंदी में सुने होंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब जैसे हमको अल्फाबेट का ज्ञान होता है, निश्चित रूप से मैं एकदम शुरू से आ रहा हूं, आप गौर करोगे, उसके बाद वर्ड आता है, वर्ड लर्निंग की बात। अगर मैं अंग्रेजी वर्ड की बात करूं तो अंग्रेजी के डिक्शनरी में लाखों वर्ड्स, लेकिन आपको पता हो जाना चाहिए कि अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा और आप जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे वर्ड आपने सुना है। शायद आप मीनिंग भी जान रहे होंगे। अभी मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जैसे जैसे आते जाएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब मान लिया जाए आपको वर्ड भी हो गया, अब आते हैं सेंटेंस। ध्यान रहे,
हमारी अंग्रेजी सीखने का जो माध्यम होगा, या जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा का मतलब होता है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक व्यक्त कर सकें, और व्यक्त करने को जो माध्यम होता है बोलचाल में, वो वाक्य होता है। तो अब आप यहां से बढ़िया से आप जुड़ोगे। वाक्य, जब हम वाक्य की बात करते हैं तो कहा जाता है ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं डेफिनेशन पर बहुत नहीं जाऊंगा, थोड़ी बहुत फिर भी आपको जानना चाहिए। वाक्य क्या होता है, यानी अभी हम लोगों ने अक्षर सीखा, अक्षर के मेल से जो बना वो वर्ड हुआ। अब शब्दों के मेल से, यानी वाक्य किसे कहा जाएगा, ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो। बहुत विद्यार्थी कह देते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन नहीं, अगर ऐसे शब्द का समूह हो जिसका कोई अर्थ नहीं हो तो वाक्य नहीं है। वाक्य सेंटेंस मीन्स विच हैड सम मीनिंग, जिसका कोई अर्थ, यानी वाक्य के माध्यम से बोलना, पढ़ना, लिखना सब सीखेंगे। अब हम वाक्य की जब बात करते हैं तो आ जाता है हिंदी, हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी आती है। अब हम आपको हिंदी से अंग्रेजी की ओर ले चलेंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस, अगर अंग्रेजी वाक्य को समझने की बात करूं तो पहले आप जानें कि अंग्रेजी वाक्य को हम 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट, ये सब आप जानते हो, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की बात मैं करूं, कर्ता, यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जब कोई ऐसा वाक्य हो और उसमें जो करने वाला है, उस वाक्य में जो करने वाला होगा वो कर्ता होगा। लेकिन फिर आगे चर्चा है, या जिसके बारे में चर्चा की जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अब बिल्कुल यहां से जुड़ोगे। मैं 2 वाक्य ले रहा हूं, एक राम अंग्रेजी पढ़ाता है और राम एक शिक्षक है। मैं 2 वाक्य का एग्जांपल दे रहा हूं। तो राम अंग्रेजी पढ़ाता है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से मेरी वीडियो को देखोगे। हिंदी वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदी वाक्य में वर्ब, क्रिया हमेशा लास्ट में होगा। क्रिया कहां होगा? बिल्कुल लास्ट में, 100% श्योर इन हिंदी सेंटेंस। तो कोई भी हिंदी वाक्य को जब आप देखते हो तो क्रिया पकड़ लो कि लास्ट वाला क्रिया है। अब उस क्रिया, अब कर्ता की हम बात कर रहे थे, सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो पढ़ना हो गया क्रिया, पढ़ाना। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? राम, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए। जनरली वर्ब का मतलब एक्शन, कोई काम जो हम करते हैं। और बच्चों एक चीज याद रखिएगा, वर्ब दुनिया में जितने भी हैं, इसको अगर आप याद रखोगे, कभी वर्ब को पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। उन सबके अंत में ना अवश्य लगा रहेगा। वर्ब यानी जिससे काम का करने का बोध हो, और उस हर वर्ड के लास्ट में ना होगा पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खेलना, आना जाना, खाना पीना, लेना देना। यानी अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर ना नहीं है तो समझ लीजिए वो वर्ब नहीं है। तो वर्ब आप आराम से पकड़ लोगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कुछ वर्ड्स जिसमें आप कंफ्यूज करोगे। जैसे एक वर्ड है प्यार, नफरत, मदद,
पूजा, आदर। आप गौर करोगे ये जितने भी सारे वर्ड बोले हैं हम, चाहे प्यार हो, नफरत हो, मदद हो, पूजा हो, आदर हो, ये वर्ब नहीं। वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि इन सारे वर्ड के लास्ट में नाउन नहीं है, यानी ये सारे नाउन। तो वर्ब क्या होगा? प्यार करना, नफरत करना, पूजा करना, आदर करना। इधर क्लियर? मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे वर्ब। यानी वर्ब किसी शब्द को हम तभी बोलेंगे जब उसमें ना लगा रहेगा। और हिंदी वाक्य में वर्ब कहां रहेगा? अभी मैंने बताया था लास्ट में। तो सब्जेक्ट और वर्ब आप पकड़ लिए। जनरली अभी शुरुआत की अगर मैं बात करूं, अगर आपने सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ लिया है तो जो बच गया उसको मान लीजिए ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैंने यहां लिखा है, काम का फल जिस पर पड़े या जो किसी के काम से प्रभावित होता है। जनरली काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं और काम का फल जिस पर पड़े उसको कर्म बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे बच्चों, हम लोग अंग्रेजी की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग वाक्य को समझ रहे हैं। अभी आपने एक वाक्य देखा जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया। अब राम एक शिक्षक है, यह भी एक वाक्य है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि इस वाक्य में क्रिया कौन है, तो आपको लगेगा कि सर इसमें एक्शन वाला तो कोई काम है नहीं। तब जो मैंने कहा कि अंग्रेजी वाक्य के 3 पार्ट्स होते हैं, हर कोई भी अंग्रेजी वाक्य के 3 पार्ट्स होंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब आपको इसमें क्रिया मिला ही नहीं, एकदम जुड़ोगे ध्यान से तो आपको समझना है कि जो वर्ब होते हैं उसके 2 भेद होते हैं। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। वन इज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, यानी ना वाला क्रिया, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना। एंड सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब। प्रॉब्लम यह होता है कि बच्चे सेंटेंस ही नहीं समझ पाते हैं। आज अगर आप सेंटेंस समझ लो तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि वाक्य 2 तरह के होंगे। एक वाक्य जिसमें क्रिया है और एक वाक्य जिसमें क्रिया नहीं है। तो ध्यान रहे बच्चों, कोई भी वाक्य जिसमें क्रिया नहीं है उसमें क्रिया का पार्ट यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। तो राम एक शिक्षक है, एच भी, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एच भी। सब्जेक्ट को एस, वर्ब को भी, ऑब्जेक्ट को याद रखेंगे क्योंकि बार बार मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं यूज करूंगा। एस ओ भी एच भी। आज ये 4 वर्ड आप समझ लीजिए। राम एक शिक्षक है। अब जब क्रिया नहीं है तो काम करने वाला तो होगा ही नहीं, तब फिर आप सब्जेक्ट कैसे पकड़ोगे? तो ध्यान रहे, मैंने एक चीज लिखा हुआ है जिसके बारे में चर्चा की जाए। ध्यान रहे, राम एक शिक्षक है, चर्चा किसकी है? राम की है। राम सब्जेक्ट हो गया, है हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक शिक्षक ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग बिल्कुल ये समझ लीजिए क्या हिंदी में 2 प्रकार के वाक्य होंगे। चाहे कोई भी वाक्य होगा उसको आप 2 कैटेगरी में बांटोगे, एक क्रिया वाले वाक्य, दूसरा बिना क्रिया वाले वाक्य। बिल्कुल क्लियर? अब हम आपको इजी एकदम बता रहे हैं तो मैं आपको बिना क्रिया वाले वाक्य से शुरुआत करेंगे। ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने यह समझ लिया कि हिंदी में वाक्य 2 तरह के होंगे, क्रिया वाले और बिना क्रिया वाले। अब बच्चों ध्यान दो, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो बिना टेंस के हम नहीं रह सकते। अब आप ये मत सोचिए कि सर आपने भी टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजबूरी यह है कि बिना टेंस का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। यानी कोई भी वाक्य की जब हम चर्चा करेंगे तो जनरली टेंस होगा। तो टेंस आप जानते हैं 3 होता है, प्रेजेंट,
पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट क्या होता है हूं, हो, था, थे, थी पास्ट, गा, गे, गी फ्यूचर। आप भी जो एकदम बिल्कुल बिगिन से सीख रहे हैं वे आप कॉपी में सारा कुछ नोट करेंगे। जो बिगिनर है ध्यान से मेरे वीडियो को वॉच करते चले जाइए। अभी मैंने कहा कि सेंटेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन बिना टेंस का कोई सेंटेंस नहीं हो जाता है। तो मैंने लिखा टेंस 3 होते हैं, आप जानते हैं। एक कहावत बच्चों याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं, है हूं हो को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर जानो, तब बच्चों तुम टेंस पहचानो। बिल्कुल इजी, फिर से ध्यान से सुनेंगे। है हूं हो को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर जानो, तब बच्चों तुम टेंस पहचानो। अब मुझे लगता है कि आप टेंस पहचानोगे। तो टेंस हो गया, यानी वाक्य, जैसे राम एक शिक्षक है, प्रेजेंट टेंस। राम एक शिक्षक था, पास्ट टेंस। राम एक शिक्षक होगा या बनेगा, फ्यूचर टेंस। याद है? बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इसी कड़ी में, क्योंकि अभी मैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी के बिल्कुल शुरुआती सूचनाएं जो आपको पता है। लेकिन जिसको भी थोड़ा प्रॉब्लम है वो ये नहीं कर सकता है कि सर आपने वादा किया है कि 0 से सिखाएंगे तो कोई चीज छूट ना जाए। मैं ध्यान रख रहा हूं, बिल्कुल आप मुझसे जुड़े हैं तो कोई चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो। जान रहे हो बड़ी अच्छी बात, आपका रिवीजन हो रहा है। नहीं जान रहे हो आप मुझसे जुड़ो। अब हमने सेंटेंस की बात कर दिया, तो अब हमें इस बात को समझना है कि आखिर बोलचाल की भाषा में जो वाक्य हम बोलते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो अब आप सेंटेंस को समझिए। हम लोग जनरली बोलचाल में बनावट के दृष्टिकोण से सेंटेंस को 6 प्रकार से बांटेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ये 6 प्रकार के वाक्य का यूज जनरली होता है। पहला एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप ये सब सुने होंगे। पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। ध्यान देना बच्चों, अब के बाद से मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा आई प्लस एन, क्यू प्लस एन। एफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक, यानी जिसको आप स्वीकार कर लेते हो। ध्यान रहे, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है उसमें है राम एक शिक्षक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरुआत कहां से किया है? राम एक शिक्षक है। मैं उसी वाक्य से आपको समझा रहा हूं। राम एक शिक्षक है, स्वीकारात्मक यानी आप स्वीकार कर लिया। हम मान ली कि भाई राम एक शिक्षक है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, राम एक शिक्षक नहीं है। समझ रहे बच्चों आप लोग? एफर्मेटिव राम एक शिक्षक है, नेगेटिव राम एक शिक्षक नहीं है। इंट्रोगेटिव याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव भी प्रश्नवाचक है और क्वेश्चन भी प्रश्नवाचक है, लेकिन इसको बोलेंगे
यस नो क्वेश्चन, और इसको बोलेंगे WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन में बच्चों ध्यान देना, बहुत बार विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होता है और फिर आप गड़बड़ी कर जाते। बिल्कुल समझ लो, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, लेकिन कैसा प्रश्नवाचक? जिसका जवाब यस या नो में हो। ध्यान रहे, इंट्रोगेटिव किसको कहेंगे? जिसका जवाब यस या नो में हो। बिल्कुल क्लियर? यानी इंट्रोगेटिव पहचानने के बारे में एक चीज आप याद रखोगे, क्या राम एक शिक्षक है? ध्यान रहे, इंट्रोगेटिव किसी वाक्य को कब कहोगे? जब किसी भी वाक्य के शुरू में यदि क्या लग जाए। कोई भी वाक्य शुरू में, जैसे राम आम खाता है, अगर कोई बोले इसका आप इंट्रोगेटिव बनाओ हिंदी में, तो केवल क्या आगे लगा देना है, क्या राम आम खाता है। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। अब इसी का नेगेटिव है, यानी क्या राम एक शिक्षक नहीं है। वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। अफर्मेटिव, राम एक शिक्षक है, राम एक शिक्षक नहीं है, क्या राम एक शिक्षक है, क्या राम एक शिक्षक नहीं है। क्वेश्चन, राम एक शिक्षक क्यों है? अब ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव में क्या फर्क है? इंट्रोगेटिव उसे कहेंगे प्रश्नवाचक जिसका जवाब हमको हां या ना में मिलेगा, और क्वेश्चन वाक्य किसे कहेंगे? जिसका जवाब हमें जवाब में मिलेगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो, तो जवाब देगा भाई मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, खेल रहा हूं, हंस रहा हूं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो जवाब देगा यस या नो। क्लियर हो रहा है ना? यानी इंट्रोगेटिव वाक्य जिसका जवाब हां या ना में होगा, और क्वेश्चन वाक्य जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, अब राम एक शिक्षक है क्या? क्वेश्चन क्या होगा? राम एक शिक्षक क्यों है? राम क्या है? राम कैसा शिक्षक है? राम कहां शिक्षक है? यानी क्वेश्चन वाक्य हम लोग उसे कहते हैं जिस वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा रहे हैं। प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड्स, और प्रश्नवाचक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान देना, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सब क से शुरू होता है। क्या, कौन, कहां, कैसे, क्यों, कब, किसे, कितना, किसको, किस, ये सारे शब्द जिस किसी भी वाक्य में लग जाए वो क्वेश्चन वाक्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन प्लस नेगेटिव इसी का क्या हो जाएगा? तो राम एक शिक्षक क्यों नहीं है? क्लियर हो गया? अब आप मेरे ख्याल से वाक्य को समझ गए कि राम एक शिक्षक है, राम एक शिक्षक नहीं है, क्या राम एक शिक्षक है, क्या राम एक शिक्षक नहीं है, राम एक शिक्षक क्यों है, तो राम एक शिक्षक क्यों नहीं है। ध्यान दो बच्चों, ये पांचों या 6 कौन टेंस में है? आप समझ गए होंगे, सब प्रेजेंट टेंस में है। अब इसको हम सबको पास्ट बना देते हैं। राम एक शिक्षक था, राम एक शिक्षक नहीं था, क्या राम एक शिक्षक था, क्या राम एक शिक्षक नहीं था, राम एक शिक्षक क्यों था, राम एक शिक्षक क्यों नहीं था। यानी सबके लास्ट में अगर मैंने था लगा दिया तो पास्ट हो गया। अब इसी का फ्यूचर हो जाएगा, राम एक शिक्षक होगा या बनेगा। राम एक शिक्षक नहीं बनेगा, क्या राम एक शिक्षक बनेगा, क्या राम एक शिक्षक नहीं बनेगा, राम एक शिक्षक क्यों बनेगा, राम एक शिक्षक क्यों नहीं बनेगा। अब आप गौर करो मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको ले चलूंगा। पहले आप हिंदी के वाक्य को बढ़िया से समझ लें। यानी हमने जो एग्जाम्पल दिया था, राम एक शिक्षक है। प्यारे बच्चों ध्यान रहे,
मैं वैसे वाक्य सिखा रहा हूं जिसमें क्रिया नहीं है, यानी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से। इससे छोटा वाक्य नहीं हो सकता है। तो एक वाक्य दिया था, लेकिन अभी आप गौर करोगे एक वाक्य को मैंने बना दिया 18 वाक्य। 6 प्रेजेंट, 6 पास्ट, 6 फ्यूचर। तो हम आपको जितने भी वाक्य सिखाएंगे हर वाक्य को हम 3 टेंस में और 6 सेंटेंस बताएंगे, यानी टोटल एक वाक्य का हम 18 प्रकार से आपको बताएंगे। और मुझे विश्वास है अगर आप कोई भी वाक्य को 1 से 18 प्रकार से सीखते हुए चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगी। और अब अगला वीडियो में, अभी तो मैंने हिंदी आया, अब अगला वीडियो में हम आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे। थैंक यू।